नमस्कार दोस्तों, एस विवेकानंद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग की हमने थ्योरेटिकल टर्म्स वगैरह देखी उसके अंदर कि क्या आपकी सैम्पलिंग फ्रेम होती है, सैंपल क्या होता है आपका, पॉपुलेशन क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ों की हमने वहाँ पर बात की कि आपका पायलट सैंपल सर्वे क्या होता है, वह कब होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, तो नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती है, इन सब के बारे में हमने बात की। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं कि रैंडम सैम्पलिंग्स के जो टाइप्स हैं उसमें हमारी जो फर्स्ट नंबर की थी वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। वहाँ पर हमने सिर्फ नाम पढ़े थे, अब हम प्रत्येक सैम्पलिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में 4 सैम्पलिंग मुख्य तौर पर है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, और चौथे हमारे क्लस्टर सैम्पलिंग है। ये सभी सैम्पलिंग्स हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो दोस्तों सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, हिंदी में से कहते हैं सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन होता क्या है? प्रतिदर्श चयन करने की वह विधि, प्रतिदर्श चयन करने की विधि जिसमें समष्टि की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में चुने जाने की प्रायिकता अगर समान हो तो उसे हम सरल यादृच्छिक प्रतिचयन विधि कहते हैं। दोस्तों सिंपल है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या कहती है कि हमारी पॉपुलेशन में अगर 100 यूनिट्स है तो 100 यूनिट्स में से सभी इकाइयों की अगर चुने जाने की प्रायिकता बराबर है प्रतिदर्श के अंदर तो हम कहेंगे ये सरल यादृच्छिक प्रतिचयन विधि है। सिंपल है, प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में चुने जाने की प्रायिकता यदि समान हो तो सरल यादृच्छिक प्रतिचयन विधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में अगर हम बात करें, the method of selecting samples where each unit of population has an equal chance of selecting, equal and independent chance of being included in the sample is known as simple random sampling। दोस्तों जैसे हम सिंपल वे में लकी ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर सभी इकाइयाँ जो है वो समान रूप से उनके चयन होने की प्रायिकता बराबर होती है। तो अगर किसी भी इकाई के चयन होने की प्रायिकता अगर समान है बाकी सभी इकाइयों के तो हम कहेंगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। बिल्कुल सिंपल है। अब दोस्तों अगर बात करें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग 2 प्रकार की होती है। पहली होती है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिस्थापन सहित, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। दोस्तों इसे कैपिटल्स में कई बार लिख देते हैं SRSWR, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। दूसरा दोस्तों हमारे पास है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिस्थापन रहित। एक है दोस्तों प्रतिस्थापन सहित, दूसरी है प्रतिस्थापन रहित। दूसरी को हम कहेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों को हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे कि क्या इनकी डेफिनेशंस हैं। फिलहाल हमें देखेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है क्या। अगर प्रतिदर्श में चयनित होने की प्रायिकता किसकी, पॉपुलेशंस की सभी इकाइयों की अगर समान है तो हम कहेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है कि SRSWR एंड SRSWOR क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिस्थापन सहित, और एक है प्रतिस्थापन रहित, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोस्तों सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो विद रिप्लेसमेंट है उसका अगर मैं एग्जांपल से बात करूं, इसमें क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास टोटल 100 यूनिट्स है। टोटल कितनी यूनिट्स है? हमारे पास 100 यूनिट्स है। दोस्तों हमारे पास टोटल 100 यूनिट्स हैं। ये तो हो गई टोटल एन, और इसमें से हमको 10 का सैंपल लेना है। ठीक है दोस्तों, अब SRSWOR और SRSWR में डिफरेंस क्या है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, एक इकाई को यादृच्छिक रूप से चुने। सपोज करो इसमें से मैंने एक सैंपल लिया, कोई भी सैंपल लिया मैंने। ठीक है दोस्तों, वो सैंपल माना कि 11वें नंबर की इकाई सैंपल के रूप में चुनी गई, 11वें नंबर की इकाई सैंपल के रूप में चुनी गई। ठीक है दोस्तों, हमने उसको नोट डाउन किया और अगला सैंपल चुनने से पहले इसे इसके अंदर वापस डाल दिया। अगला सैंपल चुनने से पहले इसे हमने वापस डाल दिया, फिर नेक्स्ट इकाई हमने चुनी, तो ये कहलाएगी प्रतिस्थापन सहित विद रिप्लेसमेंट। मतलब हमने सैंपल चुना, उसको नोट डाउन किया और उसे वापस ड्रॉ में या वापस पॉपुलेशन में शामिल कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से नेक्स्ट बार हमने लिया, अगला सैंपल लिया, उसको नोट डाउन किया और उसको वापस पॉपुलेशन में डाल दिया।
यह प्रोसेस अगर हम कंटिन्यू करें, कब तक? जब तक कि हमारे 10 सैंपल नहीं आ जाए, तो वह विधि कहलाएगी SRSWR, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। सिंपल है, यदि एक इकाई को यादृच्छिक रूप से चुनने के बाद उसका अगला प्रतिदर्श चुनने से पहले पुनः समष्टि में शामिल किया जाए तथा इसी तरह आगे भी प्रतिदर्श चुने जाए तो SRSWR कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है, अगर चुनी हुई इकाइयों को समष्टि में पुनः शामिल ना किया जाए, अगर इस दोस्तों 11 को मैं शामिल नहीं कर रहा हूं और वापस नेक्स्ट जो बचे हुए 99 सैंपल है उसमें से अगर मैं अगला सैंपल ले रहा हूं तो वो हमारी विधि क्या कहलाएगी? SRSWR कहलाएगी या सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट विधि कहलाती है। तो दोस्तों दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि SRSWR में मतलब विद रिप्लेसमेंट के अंदर हम सैंपल लेते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं और उसे वापस पॉपुलेशन में शामिल कर देते हैं। इसका मतलब जब भी हम सैंपल लेते हैं, चाहे हम सेकंड बार लें, थर्ड बार लें, फोर्थ बार लें, हर बार हमको 100 ही इकाइयां रहती है पॉपुलेशन के अंदर। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या है कि एक इकाई ली हमने और वो क्या नाम से उसको हमने अलग से नोट डाउन कर लिया और उसको अलग कर लिया, अब उसको वापस शामिल नहीं करेंगे। दूसरा जो सैंपल चुनेंगे वो बाकी की 99 इकाइयों में से चुना जाएगा। ऐसे तीसरा सैंपल जब चुना जाएगा तो बाकी की 97 में से 98 में से चुना जाएगा। इसी तरह आगे प्रोसेस फॉलो होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आता है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में एक सैंपल कितनी बार सेलेक्ट हो सकता है या एक इकाई कितनी बार सेलेक्ट हो सकती है? तो दोस्तों एक इकाई हमारी एक से अधिक बार भी सेलेक्ट हो सकती है क्योंकि हमने पॉपुलेशन में उसे वापस डाल दिया अगला चुनने से पहले। जैसे मैंने यहां पर 11 चुना, उसको वापस रिटर्न कर दिया। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब अगला सैंपल चुना जाए तो 11 फिर से सेलेक्ट हो जाए या फिर थर्ड बार चुना जाए तब सेलेक्ट हो जाए। इसका मतलब एक इकाई हमारी एक से अधिक बार भी चुनी जा सकती है या मोर देन वन टाइम भी उसका सिलेक्शन सैंपल में हो सकता है। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में मतलब सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिस्थापन हमारा जो सहित है, प्रतिस्थापन सहित में एक इकाई चुनी जा सकती है। उसमें ऑप्शन होता है 1 बार, 5 बार, 2 बार और एक ऑप्शन होता है 1 से अधिक बार। तो दोस्तों हम ये बात नहीं बोलते कि 5 बार चुनी जा सकती है, हम बोलते हैं 1 से अधिक बार वो चुनी जा सकती है। ठीक है। तो और जबकि SRSWR में एक इकाई 1 से अधिक बार नहीं चुनी जा सकती। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सिंपल है, यदि एक इकाई को यादृच्छिक रूप से चुनने के बाद उसको अगला प्रतिदर्श चुनने से पहले पुनः समष्टि में शामिल किया जाए तो SRSWR, और अगर समष्टि में शामिल ना किया जाए तो SRSWOR कहलाती है। इंग्लिश में अगर बात करें, इफ ए यूनिट सेलेक्टेड रैंडमली एट ए टाइम इज रिप्लेस्ड बैक टू द पॉपुलेशन बिफोर द सब्सिक्वेंट ड्रॉ, मतलब आगे के ड्रॉ के लिए, इज नोन एज सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट and selected unit is not replaced back to the population is known as simple random sampling without replacement। तो डिफरेंस हमें समझ में आ गया कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, इनको डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे। अब दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में से सबसे पहले पढ़ेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट्स में हमारी एग्जाम में जो मेजर फैक्ट्स आते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। और सैंपलिंग के अंदर जो सबसे जरूरी चीज़ है वो टेक्निकल पोर्शन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर बात करें दोस्तों सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, हम बोलेंगे यदि n समष्टि में कुल इकाइयाँ हैं। समष्टि में कुल इकाइयाँ दोस्तों कितनी है? n। हमने माना है टोटल n हमेशा पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रदर्शित करेगा। तो n हमारा है टोटल यूनिट्स इन पॉपुलेशन। n क्या है दोस्तों? हमारा n है टोटल यूनिट्स इन पॉपुलेशन, समष्टि में कुल इकाइयां। जबकि अगर हम बात करें प्रतिदर्श में कुल इकाइयां कितनी है, टोटल यूनिट्स इन सैंपल है, तो उसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो कैपिटल N है वो प्रदर्शित करेगा समष्टि की कुल इकाइयों को, जबकि स्मॉल n प्रदर्शित करेगा
इस हमारे जो सैंपल में या प्रतिदर्श में कुल कितनी इकाइयां हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां से जो ये फर्स्ट नंबर का नोट है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। देखते हैं क्या है। समष्टि की किसी भी इकाई के किसी भी ड्रॉ पर चुने जाने की प्रायिकता SRSWOR में मैंने कैपिटल में लिख दिया है। इसका मतलब है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। SRSWOR में समान होती है या 1/n होती है। ध्यान से सुनना दोस्तों, हमने कहा था कि प्रत्येक इकाई के जो चयनित होने की प्रायिकता वो बराबर होती है, लेकिन इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है कि समष्टि की किसी भी इकाई के किसी भी ड्रॉ पर चुने जाने की प्रायिकता SRSWOR में समान होती है या 1/n होती है। दोस्तों हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे कि ये कैसे 1/n यहाँ पर होती है। इंग्लिश में इन सिंपल रैंडम सैंपलिंग a specified unit of the population has an equal probability of selecting at any draw और 1/n, मतलब प्रत्येक ड्रॉ पर उसकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन बराबर होती है या फिर 1/n होती है। जैसे समझेंगे दोस्तों इसको कि सपोज n बराबर हमारे पास 100 यूनिट्स है। n बराबर कितनी यूनिट्स है? 100 यूनिट्स है। और n बराबर उसमें से हमें 5 सैंपल लेने हैं। कितने सैंपल लेने? 5 सैंपल लेने। तो दोस्तों हमारे ड्रॉ कितने होंगे? हमारे ड्रॉ होंगे 5 ड्रॉ होंगे। हम अगर 5 सैंपल लेने तो 100 में से कितनी इकाइयां लेंगे? 5 इकाइयां लेंगे। अब ये प्रॉपर्टी कहती क्या है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी एक इकाई, दोस्तों सपोज हमारे पास पहली नंबर की इकाई है, दूसरी नंबर की इकाई है, तीसरी नंबर की इकाई है, चौथी नंबर की इकाई है, ऐसे हमारे पास 100 इकाइयां हैं। तो ये कहता है कि किसी भी ड्रॉ पर किसी इकाई के, तो दोस्तों मैंने एक इकाई ले ली, मैंने माना कि ले ली 9वीं नंबर की इकाई। ये कोई नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। तो 9वें नंबर की इकाई मैंने ले ली। अब मैं ये बात कर रहा हूं क्या इस 9वें नंबर की इकाई के प्रत्येक ड्रॉ पर चयन होने की प्रायिकता 1/n होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे? जैसे इसके अंदर से अगर मैं बात करूं, अगर पहले ड्रॉ पर, दोस्तों अगर मैं बात करूं फर्स्ट ड्रॉ पर, सपोज मैं पहला ड्रॉ कर रहा हूं, तो फर्स्ट ड्रॉ पर इस 9वें नंबर की इकाई के चयन होने की प्रायिकता क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 9th यूनिट सेलेक्टेड एट फर्स्ट ड्रॉ? तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है कि हमारी पॉसिबल केसेस कितने और कुल केसेस कितने? तो हमारे पास पॉसिबल 9वें नंबर का 1 है और कुल कितने हैं? हमारे पास 100। तो फर्स्ट ड्रॉ पर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/100 होगी, 1/100 होगी, या फिर बोल सकते हैं 1/n होगी, क्योंकि n बराबर हमारे पास कितना है? 100 है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसके सेकेंड ड्रॉ की। दोस्तों जब सेकेंड ड्रॉ चुना जाएगा तो सेकेंड ड्रॉ पर चुनने के लिए हमारे पास, मैं कहता हूं कि 9वीं नंबर की इकाई, मतलब 9th नंबर की इकाई सेकेंड ड्रॉ पर सेलेक्ट हो। तो दोस्तों हम सिर्फ सेकेंड ड्रॉ की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि फर्स्ट ड्रॉ पर वो चयन हो गई। अगर मैं कहता हूं कि 9वीं नंबर की इकाई सेकेंड ड्रॉ पर सेलेक्ट होगी, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी कि वह फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी और सेकेंड ड्रॉ पर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो सेकंड ड्रॉ पर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। वापस देखते हैं इस चीज को कि अगर मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट दूं कि 9वें नंबर की इकाई सेकंड ड्रॉ पर सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो दोस्तों कैसे होगी कि वो फर्स्ट पर सेलेक्ट नहीं होगी, तभी तो वो सेकंड पर होगी। तो हम कहेंगे कि जो 9th नंबर की इकाई है वो फर्स्ट ड्रॉ पर सेलेक्ट नहीं हो और सेकंड ड्रॉ पर सेलेक्ट हो जाए। तो सेकंड ड्रॉ पर कंबाइंड सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? फर्स्ट पर तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई सेकंड पर होने की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई से हम कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें फर्स्ट ड्रॉ पर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो थी 1/100। फर्स्ट ड्रॉ पर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/100। तो नहीं होने पर कितनी हो जाएगी? मैं बोलता हूं फर्स्ट ड्रॉ पर सेलेक्ट नहीं हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 1 - 1/100। 1 माइनस, क्योंकि 1/100 तो है फर्स्ट ड्रॉ पर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट ड्रॉ पर सेलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 1/100। तो ये हो जाएगा दोस्तों 99/100। ये हमारी आएगी फर्स्ट ड्रॉ पर सेलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने लिख दिया फर्स्ट ड्रॉ पर सेलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी
इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सेकंड ड्रॉ पर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी से। मैं कहता हूं कि 9वीं नंबर की यूनिट फर्स्ट ड्रॉ पर तो सेलेक्ट नहीं हो, मतलब फर्स्ट ड्रॉ पर कुछ और सेलेक्ट हुआ है, अब वो सेकंड ड्रॉ पर सेलेक्ट हो जाए। अब दोस्तों सेकंड ड्रॉ पर सेलेक्ट होने के लिए कितनी इकाई बची? 99, और हमारे पास एक यूनिट है 9वीं, तो सेकंड ड्रॉ पर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/99। 1/99 ये कट जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 1/100। इसका मतलब फर्स्ट ड्रॉ पर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/100 है और सेकंड ड्रॉ पर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/100 है। इसी तरह से दोस्तों अगर बात करूं मैं थर्ड ड्रॉ की, थर्ड ड्रॉ में क्या होगा? थर्ड ड्रॉ में क्या होगा? हम कहेंगे कि अगर 9वीं नंबर की इकाई थर्ड ड्रॉ पर सेलेक्ट हो तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा कि ये फर्स्ट ट्रू ड्रॉ पर तो सेलेक्ट नहीं हो, मतलब न तो पहले ड्रॉ पर सेलेक्ट होनी चाहिए न सेकंड ड्रॉ पर सेलेक्ट होनी चाहिए। कब सेलेक्ट होनी चाहिए? थर्ड ड्रॉ पर। तो थर्ड ड्रॉ पर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? फर्स्ट पर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इनटू सेकंड पर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इनटू थर्ड पर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। ये हमारी जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी थर्ड ड्रॉ पर 9वें नंबर की इकाई के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों फर्स्ट पर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 99/100, और सेकंड पर नहीं होने की क्या जाएगी दोस्तों? वो आएगी 98/99, क्योंकि सेकंड पर होने की कितनी है? 1/99, तो नहीं होने की 1 - 1/99, तो ये हो जाएगा 98/99, और इनटू थर्ड पर होने की क्या होगी दोस्तों? 1/98, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉ में टू ड्रॉ में 2 इकाइयां निकल चुकी है, अब हमारे पास कितनी बची है? 98। तो थर्ड ड्रॉ पर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/98, ये कट जाएगा, हमारे पास अगेन बचेगा 1/100। इसी तरह से दोस्तों आगे फिफ्थ ड्रॉ, फोर्थ ड्रॉ और फिफ्थ ड्रॉ पर भी सेम हमारा बचेगा। तो दोस्तों ये क्या कहती है कि समष्टि की किसी इकाई के किसी भी ड्रॉ पर चुने जाने की प्रायिकता SRS WOR में समान होती है या 1/n होती है। इसी से हमारा ये प्रूफ हुआ है। तो हमें ये चीज याद करनी है, समष्टि के किसी भी इकाई के किसी भी ड्रॉ पर चुने जाने की जो प्रायिकता होती है वह समान होती है। तो फर्स्ट ड्रॉ पर होने की हमने कहा 1/n है, सेकेंड ड्रॉ पर होने के लिए हमने क्या निकाला कि फर्स्ट पर नहीं हो सेकेंड पर हो जाए, तो वापस इसकी प्रोबेबिलिटी 1/100 आई, 1/n आई। थर्ड ड्रॉ पर भी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/n आई। तो दोस्तों इसी तरह से हम जितने भी ड्रॉ करेंगे हर ड्रॉ पर एक पर्टिकुलर यूनिट के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी हमारी बराबर होगी। इसी स्टेटमेंट को ये काफी बार एग्जाम में आया होता है कि समष्टि के किसी इकाई के किसी भी ड्रॉ पर चयन होने की प्रायिकता SRS WOR में क्या होगी, तो हमारा आंसर आएगा 1/n। और अगर उसने दे रखा है कि हमारी समष्टि में टोटल इकाइयां हैं 90 या 100, तो हम कर देंगे 1/90 या 1/100, जो भी वो कहे। इसी स्टेटमेंट को दोस्तों दूसरी तरीके से लिखा गया है, तो देखते हैं, ये समझाने के लिए था। यही कहता है कि समष्टि के किसी भी इकाई के समष्टि की किसी भी इकाई के किसी भी ड्रॉ पर चुने जाने की प्रायिकता उस इकाई के प्रथम ड्रॉ पर चुने जाने की प्रायिकता के समान होती है। दोस्तों अभी हमने देखा फर्स्ट ड्रॉ पर कितना आया था 1/n, सेकेंड ड्रॉ पर भी कितना आया 1/n, थर्ड ड्रॉ पर भी कितना आया 1/n, और ऐसे ही हर ड्रॉ पर कितना आएगा 1/n। तो या तो मैं कहूं कि प्रत्येक ड्रॉ पर चुने जाने की प्रायिकता समान होती है, या फिर मैं कहूं कि समष्टि की किसी भी इकाई के किसी भी ड्रॉ पर चुने जाने की प्रायिकता उस इकाई के प्रथम ड्रॉ पर चुने जाने की प्रायिकता के समान होती है। तो प्रथम ड्रॉ पर चुने जाने की प्रायिकता दोस्तों कितनी है 1/n। तो यही कह रहा है कि किसी भी ड्रॉ पर चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी 1/n, या मैं कहूं समान होती है, बात एक ही है। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि SRS WOR में कि समष्टि के किसी इकाई के किसी भी ड्रॉ पर चयनित होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट इकाई के चयन होने की प्रायिकता के बराबर या सेकंड इकाई के चयन होने की प्रायिकता के बराबर। तो हमारा आंसर वहां पर हो जाएगा कि फर्स्ट ड्रॉ पर प्रथम ड्रॉ पर चुने जाने की प्रायिकता के ही हमारी ये समान होती है, या फिर क्या होती है, या फिर होती है 1/n। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है दोस्तों, किसी भी इकाई के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की प्रायिकता। यहां जो दोस्तों वर्ड है प्रतिदर्श में सम्मिलित, इंग्लिश में है इंक्लूडेड इन द सैंपल, ये वर्ड यहां काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि
इन फर्स्ट और सेकंड जो प्रॉपर्टी है इन दोनों में मिसकंफ्यूजन होता है काफी बार। तो किसी भी इकाई के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की प्रायिकता स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन होती है। कितनी होती है दोस्तों? स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन होती है। ये रिसर्च असिस्टेंट में 2 क्वेश्चन आए थे दोस्तों इसके, तो बहुत सिंपल चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं। क्या कहती है प्रॉपर्टी? किसी भी इकाई के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की प्रायिकता n अपॉन n होती है। दोस्तों सीधी सी बात है, अगर मैं कहूं कि हमारे पास टोटल यूनिट्स, या मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, सपोज करो एक लक्की ड्रॉ है, उसमें 100 लोगों ने भाग लिया, ठीक है दोस्तों। अब उसमें 10 लक्की ड्रॉ चुने जाएंगे। कितने लक्की ड्रॉ चुने जाएंगे? 10। अब आपने भी एक लक्की ड्रॉ का टिकट लिया है, तो आपके पास लक्की ड्रॉ चुनने के लिए कितने चांसेस है, या आपके लक्की ड्रॉ में चुने जाने के कितने चांसेस है? माना कि पहले पर नहीं तो सेकंड पर नहीं तो थर्ड पर नहीं तो फोर्थ पर नहीं तो 10वें नंबर पर। तो हम कहेंगे कि हमारे पास टोटल चांस कितने हैं? 10, क्योंकि 10 लक्की ड्रॉ चुने जाने हैं या 10 सैंपल चुने जाने हैं। तो 10 सैंपल चुने जाने हैं या स्मॉल n चुने जाने हैं, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? n। तो ये तो हो गए हमारे चांसेस या सैंपल संख्या, ये हमारी टोटल समष्टि हो गई। तो अगर आपके लक्की ड्रॉ में 100 लोगों ने भाग लिया है और 10 लक्की ड्रॉ चुने जाने हैं, तो आपके पास चुने जाने के लिए 10 मौके हैं। तो प्रोबेबिलिटी दोस्तों क्या हो जाएगी? 10/100 या 1/10। तो ये सिंपल है, किसी भी इकाई के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की प्रायिकता क्या होगी? स्मॉल n अपॉन कैपिटल N होगी। मतलब टोटल अगर n 100 है, n 10 है, तो 10/100 हो जाएगी, क्योंकि उसके पास जितने सैंपल चुने जाने उतने चांस यहां पर होंगे। क्योंकि दोस्तों हर ड्रॉ पर 1/n होती है। तो सपोज फर्स्ट ड्रॉ पर कितनी है? 1/n। सेकेंड ड्रॉ पर कितनी है? 1/n। फर्स्ट ड्रॉ पर कितनी है? 1/n। सेकेंड ड्रॉ पर कितनी है? 1/n, ये कैपिटल N है। थर्ड ड्रॉ पर कितनी है? 1/n। ऐसे nth ड्रॉ पर कितनी है? 1/n। तो दोस्तों हम ड्रॉ कितने करेंगे? n बार। तो n बार इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगी n/n। n टाइम्स करेंगे, अगर 5 बार करेंगे तो 5/n, n टाइम्स करेंगे तो n/n। तो दोस्तों समष्टि के किसी भी इकाई के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की प्रायिकता कितनी होती है? स्मॉल n अपॉन कैपिटल N होती है। तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें और इसमें क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन सिंपल ही होगा कि समष्टि के किसी इकाई के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमारा आंसर आएगा 1/N। आपसे पूछेगी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी स्पेसिफाइड यूनिट, देन तो हमारा आंसर होगा 1/n। लेकिन बोले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूड इन द सैंपल, प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमारा आंसर आ जाएगा स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। हमारा दोस्तों आंसर क्या होगा? स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं इसके अंदर। थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारा इसी से बना है। यहां पर अगर आप लोगों ने कभी कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, समुच्चय और क्रमचय अगर पढ़े होंगे तो वहां से ये चीज थोड़ा सा प्ले करती है। यहां पर है दोस्तों, मैं बात करूंगा सबसे पहले फोर्थ पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की बात मैं करूंगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? n समष्टि में से n आकार के कुल प्रतिदर्श समूह NCN होंगे। द टोटल नंबर ऑफ सैंपल ग्रुप्स ऑफ साइज ऑफ n फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ साइज n विल बी NCN। दोस्तों अगर मैं बात करूं, जैसे आपसे कोई कह दे कि मेरे पास A, B, C और D, ये पॉपुलेशन में टोटल n बराबर 4 यूनिट्स है। कितनी यूनिट्स है? 4 यूनिट्स। और अगर मुझे इसमें से n साइज का 2 साइज का सैंपल लेना है, तो क्या क्या पॉसिबल सैंपल हो सकते हैं? तो मैं क्या कहूंगा? हो सकता है A भी हो सकता है, A और C हो सकता है, A और D हो सकता है, इसी तरह से BC हो सकता है, BD हो सकता है, और दोस्तों एक हो सकता है CD। ये पॉसिबल सैंपल्स के ग्रुप्स हैं। तो यहां पर 4 में से 2 के, अगर मैं 2 का सैंपल चुना तो संभावित सैंपल का ग्रुप क्या हो सकता है? या तो AB चुना जा सकता है, ऐसा हो सकता है, या AC चुना जाए, या AD चुना जाए, या BC चुना जाए, BD चुना जाए, या CD चुना जाए। तो दोस्तों ये कुल कितने बने? 6। मतलब 4 में से 2 के कुल संभावित सैंपलों का ग्रुप 6 हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली निकालें तो कॉम्बिनेशंस के अंदर मैथमेटिकली दोस्तों कैसे निकलता है? ये
ये होता है NCN कि n में से स्मॉल n के कुल कितने ग्रुप्स बनेंगे। दोस्तों आप लोगों ने फैक्टोरियल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और n माइनस n फैक्टोरियल। इस तरह से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं कहूं कि 4 में से 2 के कितने सैंपल बनेंगे तो मैं बोलूंगा 4C2, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, फिर आएगा 2 फैक्टोरियल और 4 में से 2 गए तो फिर आएगा 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 2 गुणा 1, फिर वापस लिखूंगा 2 गुणा 1। तो दोस्तों ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 6। इसका मतलब हम इस कैपिटल N में से स्मॉल n साइज के कुल कितने ग्रुप बना सकते हैं? हम बना सकते हैं दोस्तों NCN। कितने ग्रुप बना सकते हैं? NCN। और एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि 10 आकार की समष्टि में से, मतलब पॉपुलेशन साइज अगर हमारी 10 है तो उसमें से 2 के या 3 के कुल कितने समूह बनेंगे या कुल कितने संभावित समूह बनेंगे। तो दोस्तों हमारे कुल संभावित समूह कितने होंगे? NCN। अगर हमारा n बराबर 10 है और n बराबर 3 है, आपसे कह दे कि 10 में से 3 आकार के SRS WOR में कुल कितने समूह बनेंगे, तो हम आंसर क्या होगा? NCN मतलब हमारा आंसर होगा 10C3। अब हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 10 में से 3 गए तो 7 फैक्टोरियल, ये हमारा इसका आंसर बचेगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आगे खोला नहीं मैंने, 7 फैक्टोरियल लिख दिया और 3 फैक्टोरियल लिख दिया, 3 गुणा 2 और 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल लिख दिया। दोस्तों ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 5 टाइम 2 से, और ये 3 बार कट जाएगा। दोस्तों हो जाएगा 24 गुणा 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 120। कितना आएगा दोस्तों? 120। तो 10 में से 3 आकार के कुल कितने संभावित समूह बनेंगे दोस्तों? 10C3। और कुल कितने बनेंगे अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो हमारा आंसर हो जाएगा 120। तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये क्या है? NCN यहाँ पर C फॉर कॉम्बिनेशन, ये समुच्चय होता है। तो NCN का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ये लिखवा दिया, इससे आप NCN को फैक्टोरियल को सोल्व कर सकते हैं। किस तरह से मैंने फैक्टोरियल सोल्व किए? तो दोस्तों जब हमारे पास लार्ज संख्या होती है तो हम फैक्टोरियल से ही उसको सोल्व करते हैं। तो बड़ा सिंपल है, इसके अंदर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर थ्योरेटिकल आए कि n आकार में से n आकार के कुल प्रतिदर्श समूह कितने होंगे तो हमारा आंसर होगा NCN। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है हमारा? पॉइंट नंबर 3 कहता है कि इनमें से किसी एक समूह के किसी भी संभावित समूह, जैसे मैंने बोल दिया BC, इसके चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुल समूह हमारे पास कितने हैं दोस्तों? कुल समूह है हमारे पास 6, तो BC के चुने जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। या फिर मैं कह सकता हूं कुल समूह कितने हैं? NCN। कुल समूह कितने हमारे पास? NCN। तो किसी एक समूह के चुने जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/NCN। 1/NCN। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या कही? पहली प्रॉपर्टी कही समष्टि में से किसी एक इकाई के किसी भी ड्रॉ पर चुने जाने की प्रायिकता क्या होती है दोस्तों? समान होती है, या फर्स्ट ड्रॉ पर चुने जाने की प्रायिकता के समान होती है, या फिर 1/n होती है। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कही समष्टि के किसी एक इकाई के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की प्रायिकता कितनी होती है? इंक्लूड इन द सैंपल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग इन द सैंपल? तो सैंपल कितने दोस्तों? स्मॉल n। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तीसरा मैंने कहा कि कैपिटल N आकार के समष्टि में से स्मॉल n आकार के कुल कितने प्रतिदर्श के संभावित समूह होंगे? पॉसिबल सैंपल्स के ग्रुप्स होंगे। तो हमने कहा वो होंगे NCN। और किसी एक ग्रुप के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? 1/NCN। तो ये चारों यहां से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। और प्रैक्टिकली भी यहां से पूछते हैं कि 10 में से 2 आकार के कितने बनेंगे, 3 आकार के कितने बनेंगे, 4 आकार के कितने ग्रुप्स बनेंगे, या किसी एक ग्रुप के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब हमारी सैम्पलिंग है, तो सैम्पलिंग का मैं थ्योरी मैंने लिख ली थी। अब हम सैम्पलिंग में जब बात करेंगे तो सैम्पलिंग के अंदर हम लोग यहाँ पर नोटेशंस, टर्मिनोलॉजी और क्या इसके वेरिएंसेस है, उन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने बोला यदि y1, y2, y3 डैश 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 yn, एक बार मैं वापस लिख देता हूं अच्छे से, y1, y2, y3, y4, yn, ये दोस्तों क्या है हमारे पास n समष्टि में n इकाइयां हैं। ये दोस्तों हमारे पास क्या है, n इकाइयां हैं। और तथा मैंने दोस्तों बोल दिया स्मॉल y1, स्मॉल y2 डैश 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 स्मॉल yn, ये दोस्तों क्या है, प्रतिदर्श में स्मॉल n इकाइयां है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कैपिटल N तो हमारा शो करता है टोटल यूनिट्स इन पॉपुलेशन, स्मॉल n हमारा शो करता है टोटल यूनिट्स इन सैंपल। तो दोस्तों अगर हम बात करें हमारा समष्टि माध्य, समष्टि माध्य दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन मीन। क्या बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन मीन इसको कहते हैं दोस्तों। और इसका नोटेशन क्या होगा, पॉपुलेशन मीन का हमारा दोस्तों इसका नोटेशन होगा कैपिटल बाई n बार। क्या नोटेशन होगा इसका नोटेशन होगा बाई n बार। दोस्तों n फॉर पॉपुलेशन मीन, बाई बार समांतर माध्य को शो करता है, तो ये पॉपुलेशन मीन को शो करेगा। तो हमारा दोस्तों पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला क्या होगा, जनरल वे में 1/n सिग्मा yi, i बराबर 1 से लेकर n। i यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों, i का मतलब होता है कि y1, i फॉर y1, y2, y3, मतलब i n तक जा रहा है, मतलब समष्टि में कुल इकाइयां कितनी है, समष्टि में n इकाइयां है, तो n इकाइयों को हम जोड़ देंगे और n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास दोस्तों क्या जाएगा, पॉपुलेशन मीन। तो दोस्तों हमारा जो बाई n बार है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला हो गया 1/n सिग्मा yi। इसी तरह से दोस्तों हम लिखेंगे प्रतिदर्श माध्य। प्रतिदर्श माध्य को इंग्लिश में दोस्तों कहेंगे सैंपल मीन। सैंपल मीन को हम नोटेशन देंगे स्मॉल बाई n बार, स्मॉल बाई n बार, इसका हमारा फॉर्मूला होगा 1/n सिग्मा yi, i बराबर 1 से लेकर स्मॉल n। दोस्तों अगर यहाँ पर स्मॉल n है और स्मॉल n से डिवाइड किया है तो वो होगा हमारा सैंपल मीन, और पॉपुलेशन मीन से डिवाइड किया तो वो होगा हमारा पॉपुलेशन मीन। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास कुछ नोटेशन और होते हैं, जैसे हम बात करेंगे प्रसरण की। दोस्तों अगर हम प्रसरण की बात करें तो प्रसरण का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बात करूं प्रसरण की, तो ये पॉपुलेशन का प्रसरण है, मतलब समष्टि का प्रसरण है। ये दोस्तों हमारा क्या है, समष्टि प्रसरण है। इसका फॉर्मूला होगा 1/n सिग्मा बाई i माइनस बाई n बार का स्क्वायर, और यहां पर दोस्तों आ जाएगा i बराबर 1 से लेकर n। ये दोस्तों हमारा समष्टि प्रसरण का सूत्र है। ये दोस्तों हमारा समष्टि प्रसरण का सूत्र है। आगे हमारे ये सूत्र सब काम में आएंगे, इसलिए इनको नोट डाउन करना जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बाई एन बार का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से दोस्तों एक हमारे पास यहां पर है, एक होता है हमारा दोस्तों कैपिटल एस स्क्वायर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉपुलेशन मीन स्क्वायर, लेकिन हमें नाम पर ध्यान नहीं देकर इसके फॉर्मूले पर ध्यान देना है कि एग्जाम में फॉर्मूला और उसका फॉर्मूला क्या है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है कैपिटल एस स्क्वायर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। तो क्या इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है 1/n-1 सिग्मा वाई आई माइनस बाई एन बार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 1/n सिग्मा वाई आई माइनस बाई एन बार का स्क्वायर। दोस्तों अगर मैं देखूं, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं क्या लिख सकता हूं, n-1 एस स्क्वायर बराबर ये दोस्तों हो जाएगा सिग्मा बाई आई माइनस बाई एन बार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से यहां से अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा सिग्मा स्क्वायर एन सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा बाई आई माइनस बाई एन बार का स्क्वायर। आई फ्रॉम 1 to n मैंने लिखा नहीं है। अब दोस्तों इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे जो इधर की क्वांटिटी है हमारी ये बराबर है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब अगर मैं देखूं यहां पर तो ये और ये मतलब जो राइट साइड है वो बराबर है। n-1 एस स्क्वायर बराबर जो टर्म है वही टर्म n सिग्मा स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब दोस्तों इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि n-1 एस स्क्वायर बराबर n सिग्मा स्क्वायर होगा। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे हमारे पास क्या है कि ये सॉल्यूशन करने में काफी काम में आएगा। जब भी हमें वैल्यू दी होगी तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर एस स्क्वायर है तो सिग्मा स्क्वायर के फॉर्म में क्या वैल्यू होगी, हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं n-1 को इधर करके। तो ये जो रिलेशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमारे बार बार यहाँ पर काम में आएगा। दोस्तों n-1 सिग्मा स्क्वायर n-1 एस स्क्वायर बराबर क्या होगा, n सिग्मा स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ये बराबर होता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। दोस्तों इसी अगर मैं नोटेशंस की मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि इसको हम कहते हैं जनरल वे में पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। मैं नाम इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि आगे हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में बहुत सारे एस स्क्वायर पढ़ेंगे, तो उनके सबके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो हमें केवल फॉर्मूला याद रखना है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग में एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। हमारे पास दो एस स्क्वायर होंगे, एक होगा कैपिटल एस स्क्वायर, एक होगा स्मॉल एस स्क्वायर। तो दोस्तों कैपिटल एस स्क्वायर का फॉर्मूला ये है, तो एक हमारे पास इसी तरह से है स्मॉल एस स्क्वायर। दोस्तों क्या है स्मॉल एस स्क्वायर, तो स्मॉल एस स्क्वायर को हम बोलते हैं दोस्तों सैंपल मीन स्क्वायर, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। फॉर्मूला लगभग यही है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन आ जाएगा और यहाँ पर सिग्मा वाई आई माइनस बाई एन बार का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आई बराबर 1 से लेकर n। तो ये दोस्तों दोनों में डिफरेंस है। तो दोस्तों मैंने बात की 3 फॉर्मूले की। पहले मैंने कहा एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर मेरा क्या है 1/n-1 सिग्मा वाई आई माइनस वाई एन बार का स्क्वायर। दूसरा मैंने कहा सिग्मा स्क्वायर क्या है 1/n सिग्मा वाई आई माइनस वाई एन बार का स्क्वायर। मैंने कहा कि n सिग्मा स्क्वायर बराबर n n-1 एस स्क्वायर के बराबर होता है। एक मैंने कहा स्मॉल एस स्क्वायर बराबर होता है 1/n-1 सिग्मा वाई आई माइनस वाई एन बार का होल स्क्वायर होता है। तो दोस्तों ये हमने बात की कुछ फॉर्मूलेज की, और इन फॉर्मूलेज को हम कैसे आगे हेल्प मिलेंगे, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों ये सैंपलिंग के फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए, हमारे बार बार काम में आएंगे। तो जल्दी से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। काम पे जोड़ के